नमस्ते। आज हम ना उत्तर प्रदेश के बारे में मिली जानकारी को जरा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कई तरह के दस्तावेज हैं। इनमें राज्य के शोध संस्थान हैं, कुछ खास उद्योग हैं, इतिहास की बातें हैं और भी बहुत कुछ। जी। और हमारा इरादा सिर्फ ये जानकारी सामने रखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सारी चीजें मिलकर उत्तर प्रदेश की आज की जो तस्वीर है वो कैसे बनाती हैं। यूपी तो वैसे भी बहुत विशाल और विविधताओं वाला राज्य है। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या पता चलता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और अनुसंधान के केंद्रों से। दस्तावेजों में जैसे लखनऊ का भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, फिर मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का भी जिक्र है, कानपुर में दलहन, झांसी में चारागाह। ये सब इतने सारे राष्ट्रीय संस्थान यहीं क्यों? क्या खास है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी है और यहाँ की जलवायु भी काफी विविध है। तो ये कृषि और पशुपालन रिसर्च के लिए मतलब एक स्वाभाविक केंद्र बन जाता है। जैसे गन्ना संस्थान, वो चीनी उद्योग के लिए जाहिर सी बात है अहम है। वैसे ही बकरी और चारागाह वाले संस्थान वो ग्रामीण आजीविका और डेयरी सेक्टर को मजबूत करते हैं। और वाराणसी का सब्जी अनुसंधान संस्थान भी है, वो भी इसी कड़ी में आता है। तो ये संस्थान सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि एक तरह से पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि नीतियों के लिए भी दिशा तय करते हैं। अच्छा, समझ गई। तो कृषि के अलावा अब जरा स्थानीय हुनर पर आते हैं। ये एक जिला एक उत्पाद योजना मतलब ओडीओपी, हाँ। इसका भी जिक्र मिला है। हाँ। 2018 में शुरू हुई थी ये। क्या ये सिर्फ पुरानी चीजों को बचाने की एक कोशिश है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। ओडीओपी का लक्ष्य पारंपरिक शिल्प को पहचान दिलाना तो है ही, लेकिन साथ ही उसे आज के बाजार से जोड़ना भी है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिले। आप सोचिए, जैसे आगरा का चमड़ा उद्योग है या अलीगढ़ के ताले। हाँ, लखनऊ की चिकनकारी भी। बिल्कुल। लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र, ये सिर्फ उत्पाद नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर है, उस जिले की पहचान है। मुरादाबाद का पीतल का काम देखिए, या भदोही के कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये जरूर है कि इसका फायदा हर कारीगर तक एक जैसा पहुंचे, ये अभी भी एक चुनौती है। लेकिन ये स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। ठीक है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था और हुनर की बात। लेकिन यूपी का इतिहास वो भी तो बहुत गहरा है, खासकर आज़ादी की लड़ाई में। दस्तावेजों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, इन सबके नाम हैं। जी हाँ, और ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक भौगोलिक या राजनीतिक इकाई नहीं है, ये भारत की आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। शाहजहांपुर के बिस्मिल और अशफाकुल्ला का काकोरी कांड में योगदान देखिए। हाँ। वाराणसी में जन्मी और झांसी की रानी बनी लक्ष्मीबाई का शौर्य, या फिर लखनऊ में वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल। और मंगल पांडे भी तो यहीं से थे, बलिया से। बिल्कुल, बलिया के मंगल पांडे। ये सब कहानियां बताती हैं कि इस मिट्टी ने स्वतंत्रता संग्राम को कितना कुछ दिया है। ये सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये आज भी प्रेरणा देते हैं। सही कहा। इतिहास के साथ साथ राज्य का भूगोल और जो बुनियादी ढांचा है, उसने भी विकास को एक शक्ल दी है। जैसे ये शारदा नहर प्रणाली, दस्तावेज कहते हैं देश की सबसे लंबी नहरों में से एक है। बिल्कुल सही। करीब करीब 9,961 किलोमीटर लंबी। ये दिखाती है कि पानी के प्रबंधन का कितना बड़ा पैमाना है यहाँ। और वो सोनभद्र में रिहंद बांध पर बना गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, हाँ, उसका भी जिक्र है। वो आयतन के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। 1962 में बना था ये। और ये न सिर्फ सिंचाई के लिए बल्कि बिजली उत्पादन के जरिए खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा रहा है। तो ये परियोजनाएं दिखाती हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल विकास के लिए किया गया है। और आखिर में कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं। दस्तावेज बताते हैं कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा देश में। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब सीधा है, राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का वजन बहुत बहुत ज्यादा है। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, इसमें यहाँ के नतीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन इसी वजन के साथ साथ थोड़ी राजनीतिक अस्थिरता भी रही है यहाँ। जैसे वो 10 बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला तथ्य,
वो इसी